तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है इस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही क्लास में, साथ ही रिकॉर्डेड क्लास में। और आज हम लेकर आए हैं 12th केमिस्ट्री और 12th केमिस्ट्री का स्पेशल टॉपिक ऑर्गेनिक भाग सेकंड है। और ये जो भाग सेकंड है, जो अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के नाम से जाना जाता है, उसका ये नेक्स्ट लेक्चर है। और इस लेक्चर में आज हम देखने जा रहे हैं एथिल अल्कोहल के रासायनिक गुण, यानी एथिल अल्कोहल के रासायनिक गुण। तो अब बात आती है कि ये जो केमिकल रिएक्शन होंगे, उस रिएक्शन के लिए अल्कोहल के कौन से ऐसे पार्ट हैं जो जिम्मेदार होते हैं। तो क्या अकेला ही एथिल अल्कोहल क्रिया में भाग लेगा या उसे हम डिवाइड करेंगे? तो हम करेंगे उसे डिवाइड। कैसे? जैसे कि एथिल अल्कोहल की यदि हम बात करें तो ये होगा उसका स्ट्रक्चर, ये है एथिल अल्कोहल। इस एथिल अल्कोहल में हम जब रिएक्शन करेंगे तो पहले ये देखेंगे कि रिएक्शन कहां हो रहा है, उसकी कितनी सिचुएशंस हो सकती हैं। तो सबसे पहली सिचुएशन क्या होगी? वो ये होगी कि आपके पास में यहां देखें डैश 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 डैश, हो सकता है कि कोई ऐसा सब्सटेंस क्रिया करे जो केवल जो OH बंद है उसका जो हाइड्रोजन है केवल उसी के साथ क्रिया करे, यानी उसी को केवल वो रिप्लेस करेगा और इतने में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो पहला तरीका तो हुआ कि जो एथिल अल्कोहल में जो OH समूह है और OH में भी जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन क्रिया में भाग लेगा। फर्स्ट पार्ट हमारा ये होगा, जो आप नोट्स में देख रहे होंगे। ये देखें, फर्स्ट पार्ट ROH। तो इस ROH में हमने जो डिवीजन बनाया है यहां से बनाया, इसका मतलब इसके अंतर्गत हम उन रिएक्शंस को शामिल करेंगे जिसमें OH में से केवल हाइड्रोजन ही पार्टिसिपेट करेगा, बाकी जो भाग है उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़े। उसके अंतर्गत आने वाले जो रिएक्शंस होंगे, आप हेडिंग देख लें पहले। ये 1 है, मतलब 1 का मतलब होता है कि इस पहले भाग का पहला रिएक्शन सोडियम से पहले भाग में यानी इसी में, दूसरा रिएक्शन कार्बोनिक अम्ल से, तीसरा एसिटल क्लोराइड, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे? फिर हम उन रिएक्शंस की चर्चा करेंगे जहां पर ये पूरा कंप्लीट OH भाग लेगा। यहां पे कंप्लीट कौन भाग लेगा? OH पूरा कंप्लीट भाग लेगा, यानी OH। तो फिर वो रिएक्शन है, आप देखेंगे यहां पे हमने जो डिवाइड किया है, ये बीच से जो लाइन गई है ये लाइन, तो यहां पर OH पे होने वाली प्रतिस्थापन क्रियाएं वो कौन कौन सी हैं, पहले हेडिंग देख लें। HCl, PCl5, PCl3, SOCl2, NH3, Al2O3 की उपस्थिति में, फिर NH3 है ZnCl2 की उपस्थिति में। इसके बाद हम उन रिएक्शंस की बात करेंगे जहां ये दोनों के दोनों, यानी ये और ये दोनों पार्ट मिलकर के यूज होते हैं। ऐसे केमिकल रिएक्शंस देखें, ROH, इसमें कोष्टक में क्या लिख दिया हमने? दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें आएगा निर्जलीकरण, ऑक्सीकरण, विहाइड्रोजनीकरण और साथ ही में आएगा क्लोरीनीकरण। ठीक, अब हमने जो ये कंसेप्ट बताया है, तो दिमाग में पहले आप ये सेट कर लें कि अल्कोहल के जो केमिकल रिएक्शन है वो इस बात पर निर्भर करते हैं कि आप किस भाग में क्रिया करना चाहते हैं। OH के हाइड्रोजन में फर्स्ट पॉइंट है, OH कंप्लीट में सेकेंड पॉइंट है, और दोनों फुल कंप्लीट में तीसरा। तो ये रिएक्शन बनाने के पहले माइंड को सेटअप करें। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके अब हम इनका आंसर शीट तैयार करेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले बात आती है यहां पर, हम देखते हैं आज का आंसर नंबर 1, यानी कौन सा पॉइंट? ये। अब इसके भी कितने रिएक्शन है? 5 रिएक्शन है। तो इन पांचों को हम एक एक करके देखेंगे कि आखिरकार होता क्या है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखें, इसमें है आपके पास R11। देखिए, सबसे पहले किससे क्रिया है? सोडियम। तो यहां पे क्रिया किसकी करने वाले हैं आप? सोडियम की क्रिया करें। तो आपको मैकेनिज्म का तरीका यदि बेहतर पता होगा तो यह मान के चलिए
कि आप निश्चित रूप से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बिल्कुल पकड़ बनाए रखेंगे। अब बात समझना, यहां हमें क्रिया किसकी करना थी, ये एथिल अल्कोहल, हमें क्रिया करना है सोडियम की। लेकिन यहां सोडियम के बारे में मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं जो ये केमिकल रिएक्शन को आपको इजी बना देगा। अब समझेंगे आप, आपने पढ़ा होगा विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो बात को समझना है कि प्रकृति में जितने भी तत्व पाए गए उनको अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर तत्वों की एक श्रेणी बनी है। उस तत्वों की श्रेणी को विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, जिसके सबसे ऊपर लिथियम है, बीच में हाइड्रोजन है और सबसे लास्ट में फ्लोरीन है। अब यहां बात समझना है, यहां हाइड्रोजन युक्त यौगिक अपने पास, जैसे कि अल्कोहल में यह हाइड्रोजन आपको दिख रहा है। यदि इसमें हाइड्रोजन के ऊपर स्थित बहुत से तत्व हैं, उन तत्वों में से किसी एक की यदि आप क्रिया करते हैं तो वो हाइड्रोजन को उसके यौगिक से प्रतिस्थापित कर देगा। यानी श्रेणी का प्रत्येक ऊपर वाला सदस्य अपने से नीचे वाले सदस्य को उसके यौगिक से हटाने की क्षमता रखता है। यह विद्युत रासायनिक श्रेणी में हमने देखा है लास्ट लेक्चर में। अब देखेंगे कि यहां सोडियम कहां है, भाई सोडियम तो काफी ऊपर है, इसलिए सोडियम यहां पे हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देगा। और आपको यह पता है कि इस श्रेणी के सारे सदस्य जो आपको याद करने हैं, उसके लिए आपको एक पहले कोड दिया गया है, और वो कोड क्या था, लेके बांसुरी को अलमिया जी। हमने नहीं सुना पर हम गाए छप्पा छप्पा, ये कोड था। इसका एक्सप्लेनेशन अलग वीडियो में है। अब आप देखें यहां पे जैसे सोडियम है, हमारे दिमाग में कंसेप्ट बैठा, क्रिया सोडियम की है, किसके साथ है, हाइड्रोजन युक्त यौगिक के साथ है। यानी ये सोडियम क्या करेगा, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा, और ये प्रतिस्थापित करके यहां आप देखें, यहां जो बनेगा, ये इसका नाम जो बना है वो है सोडियम एथॉक्साइड। क्योंकि ये हो गया आपका सोडियम, ये एथ हो गया और ये ऑक्साइड हो गया, यानी सोडियम एथॉक्साइड इसका नाम होगा। लेकिन साथ में यहां पर निकलेंगे नवजात हाइड्रोजन, जो कि अपचयन की क्रिया में भी काम आता है। तो कहने का मतलब फर्स्ट आंसर क्या है, आप यहां लिख देंगे कि एथिल अल्कोहल पर सोडियम की क्रिया से नवजात हाइड्रोजन प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं, जो अपचयन की क्रिया में, जो अपचयन की क्रिया में उपयोगी होते हैं, उपयोगी होते हैं। यहां कोई कंफ्यूजन? तो ये सबसे पहला हमारा देख रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट है एथिल अल्कोहल पर सोडियम की क्रिया। तो ये है एथिल अल्कोहल की सोडियम पर क्रिया। तो अब हमारे पास में है पॉइंट नंबर R12, यानी कहने का मतलब ध्यान रखें, एथिल अल्कोहल पर कार्बोनिक अम्ल की क्रिया। अब यहां देखें, C2H5OH पर कौन सा अम्ल, कार्बोनिल, कार्बोनिल है वो, कार्बोनिल अम्ल, यानी किसकी, H2SO4 की क्रिया ताप के आधार पर, ताप के आधार पर दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है।
अब दो प्रकार की होती है, हम यहां दो भाग बना देते हैं। ये है 25 से 30 अंश सेल्सियस पे और एक है 0 अंश सेल्सियस। ठीक है, दोनों में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी इसको समझना जरूरी है एक माइनर में। देखें, जब ये इस प्रकार से आपने बनाया है, ये अल्कोहल है, और हम जानते हैं कि ये कौन सा रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं जहां हाइड्रोजन ही बस भाग लिया प्लस। ये फर्स्ट का बता रहा हूं मैं आपको, इसकी कंडीशन बता रहा हूं। ठीक है, इसके लिए जब आप लेते हैं H2SO4, उसको आप लेंगे HO और SO3H। ठीक है H2SO4, लेकिन लिखने का ये तरीका होगा। अब आप देखेंगे कि यहां से H और ये OH ये क्या बना लेगा। वैसे भी आपको पता है कि ये जो H2SO4 है बहुत ही अच्छा क्या है, निर्जलीकारक है। ये जो है वो अच्छा क्या है, वो है निर्जली का। बीच बीच में सारी छोटी बातें अपने को पता, यानी यहां पर H2O निकल रहा है, मतलब कौन सी क्रिया हो रही होगी, निर्जलीकरण की क्रिया। अब बना क्या ये देखते हैं हम यहां, इससे बना क्या, इससे बना ये कि C2H5। देखो इतना भाग जो है वो क्या है, C2H5, फिर क्या है O, और फिर क्या मिल गया, SO3H। यानी आप इसको कहेंगे एथिल, और ये लास्ट वाला है एथिल हाइड्रोजन। और देखो SO3 और एक O, SO4 हो जाएगा। ये दोनों अगर हम अलग से सोचें तो SO4 होगा, और SO4 को हम कहते हैं सल्फेट। तो आपने देखा कि आपको क्या प्राप्त हुआ, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। कब, ये 25 से 30 अंश। लेकिन यही रिएक्शन यदि कहां पे होता, 0 अंश सेल्सियस पर, तो 0 अंश सेल्सियस पर ये रिएक्शन कैसे होंगे, उसका डायग्राम देखते हैं हम। C2H5OH प्लस, यहां पे इसके दो मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, आपको देखने में समझ आएगी ये चीजें। यहां से हम जानते हैं कि ये टूटेगा और ये टूटेगा। यहां पर एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम H2SO4 का, देखें सही है, ठीक है रिएक्ट किए। अब आगे क्या होगा, आगे होगा ये कि ये देखें गौर से ही, ये OH और ये OH पानी बनाएंगे। पानी तो पहले ही बन रहा था और अब भी बन रहा है, पहले कम बन रहा था अब ज्यादा बन रहा है। यहां जो बनेगा यहां, तो ये हुआ आपके पास C2H5O, C2H5O, और ये दोनों रिएक्ट करेंगे किससे, ठीक। और ये है, कोई दिक्कत, तो इस तरीके से क्या बनाइए, ये क्या है, दो बार है कि सेम, डाई एथिल सल्फेट, इसका मान बना, इसका अगर नाम लेंगे तो होगा डाई एथिल, और ये देखो SO4 है ये, तो आप उसको कह सकते हैं सल्फेट। तो ये प्राप्त हुआ आपको डाई एथिल सल्फेट। तो कहने का मतलब यह है कि हम जब किसकी क्रिया करते हैं, कार्बोनिल अम्ल यानी कि H2SO4 की, तो H2SO4 की जो क्रिया हम करेंगे वो डिपेंड करता है कि किस टेम्परेचर पे है। तो 25 से 30 अंश सेल्सियस ताप पर हमको एथिल हाइड्रोजन सल्फेट मिलता है, लेकिन 0 अंश सेल्सियस पर डाई एथिल सल्फेट मिलता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये हुआ आपका ये, तो यहां पे थोड़ा इसको कार्बोनिल कर लेंगे, ठीक। ये अब हम देखेंगे नेक्स्ट रिएक्शन एसिटल क्लोराइड के साथ।
अब है अपना पॉइंट नंबर 3 यानी कि R13 एसिटल क्लोराइड से। तो हम देखते हैं यहां पर ये आपके पास एथिल अल्कोहल है और इस पर क्रिया करना है हमें एसिटल क्लोराइड की। तो बात ये आती है कि एसिटल क्लोराइड होता किसको, पहले इस बात को समझ लें। तो आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं CH3COOH ये एसिड होता है, एसिड है। इस एसिड में अगर इस भाग को हटा दें तो इतना जो बचा भाग है वो एसिटल कहलाता है और OH के स्थान पे जो कुछ जुड़ जाए उसका नाम बोल देना। चूंकि हमारे पास हेडिंग है एसिटल क्लोराइड यानी यहां पे क्या जुड़ा होगा, C। तो एसिटल क्लोराइड का पहले तो फार्मूला पता हो अपने को, तब तो आगे कुछ होगा। अब यहां देखें और इसके डायग्राम को जब बनाना हो आपको तो ये होगा ये C डबल बॉन्ड OCl। तो हम यहां ले लेते हैं ऐसे Cl C डबल बॉन्ड O CH3 और आप ये ध्यान रखेंगे यहां एक उपस्थिति होती है और वो होती है पिरिडीन, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होगा। ठीक, यहां पे हम आपको बता चुके हैं कि यहां पे कौन प्रतिस्थापित होने वाला है, किससे, Cl से। तो क्या बन गया, गौर से देखें यहां CCO C डबल O और CH3। अच्छा ये क्या है यहां पर सभी हाइड, इतने पार्ट को आप लिख सकते हैं C2H5O। ये जो बीच वाला पार्ट है अगर इसको ऑर्गेनिक में जाएं तो आप C डबल O लिखेंगे और ये हो गया CH3। यानी अब नाम की बात करें तो ये हुआ आपके पास में एथिल और ये वाला भाग जो है वो होता है एसीटेट। तो ये बना एथिल एसीटेट। यानी एथिल अल्कोहल पर पिरिडीन की उपस्थिति में एसिटल क्लोराइड की क्रिया करने पर एथिल एसीटेट प्राप्त होता है। ठीक है, देखें इसकी थ्योरी लिख देते हैं कि एथिल अल्कोहल पर पिरिडीन की उपस्थिति में एसिटल क्लोराइड की क्रिया से एथिल एसीटेट यानी हम कहें इसको एस्टर प्राप्त होता है। यानी को ये जो क्रिया है एस्टर का बनना, चूंकि यहां एस्टर बन रहा है इस क्रिया को हम कहेंगे एस्ट्रीकरण की क्रिया। यानी यहां पर जो क्रिया हो रही है वो है एस्ट्रीकरण। ये हुआ उस विधि का नाम जो यहां हो रहा है। एस्टर बन रहा है इसलिए उसको हम एस्ट्रीकरण कह रहे हैं। और हम जब आपको एस्टर बनाने की प्रोसेस बताएंगे तो इस विधि को जैसे का वैसा फिर हम वहां बताएंगे। तो ये होगा हमारा थर्ड पार्ट जब हम एल्डिहाइड कीटोन पढ़ेंगे तब। तो ये R13 है। फिर लेकर चलेंगे हम R14 और R15। अब है पॉइंट नंबर R14, इसमें है मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ क्रिया और साथ ही साथ ये Al2O3। तो Al2O3 भी बहुत ही अच्छा निर्जली कारक है। ठीक, और निर्जली कारक है मतलब पहले से पता चल गया क्या निकलेगा, कहीं ना कहीं पानी, इसका रोल कहीं ना कहीं है। तो अब देखें हम यहां पर लिखेंगे C2H5OH पर मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जिसको हम जानते हैं ग्रिग्नार्ड या ग्रिग्नियार अभिकर्मक के नाम से, पर की क्रिया से क्या प्राप्त होने वाला है? देखो लिखने के पहले समझ लो, ये आपके पास में और अल्कोहल है। ठीक है, आप क्रिया किसकी कर रहे हैं?
CH3MgBr। यहां पर वास्तव में ऐसे तो कौन है यहां, Al2O3 है, देखें, और कितना ताप है 630। Al2 अच्छा निर्जली कारक है सही मायने में, मैंने पानी निकलना चाहिए, और जब पानी नहीं निकलता, अगर उसको ऐसी व्यवस्थाएं ना हो तो क्या बनेगा, इस पे हम चर्चा करते हैं। देखिए यहां पर ये जो पार्ट है, ये पार्ट हम क्रिया पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन की, लेकिन यहां थोड़ा सा चेंज होगा भाई। यहां पे पूरा का पूरा कौन भाग लेगा, OH। तो आप बोलेंगे सर जब पूरा का पूरा OH भाग ले रहा है तो आप रिएक्शन को आपने इस OH के नीचे वाले में ऐड क्यों नहीं कर दिए, है ना। तो बात वैसी नहीं है कि इंटरनली जाओगे तो पहले एक H भाग लेगा, फिर बाकी आके जुड़ेगा और तब O हटेगा। पर इतनी लंबी प्रोसेस पे जाना नहीं है अभी, क्योंकि 4 नंबर का कोई एक बड़ा क्वेश्चन है नहीं आपका ये, तो ध्यान रखना। तो होना यह है कि ये वाला जो पार्ट है ये पूरा जाएगा इसके साथ, और हम ये जानते हैं कि Mg की अगर हम बात करें तो Mg में कितना प्लस होगा, इसको 2 माइनस चाहिए ना, तो Br में तो ऑलरेडी एक माइनस है ही, लेकिन ये जो OH है उस पे भी क्या होता है, उसके पास आएगा तो सेट कर देगा कि नहीं, 2 प्लस 2 माइनस, इसलिए यहां बन जाएगा MgOH Br। अब यहां पे ये जो पार्ट बचा है CC और सिंगल बॉन्ड, यहां पे ये क्या आ गया, CH3, तो बन गया ना एल्केन, यानी जो ये एल्किल समूह था उसमें ये वाला एल्किल समूह भी आके जुड़ गया, ये ठीक है। अब यहां पर देखते हैं कि क्रिया से क्या मिला, से एल्केन प्राप्त होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट रिएक्शन आप देखेंगे एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, मतलब जैसे ये मैथिल था तो अगला क्या है, तो अगले में क्या होने वाला है, यहां पे क्या हो जाएगा यहां, और यदि वहां एथिल हुआ तो ये वाला जो पार्ट है ये भी क्या आ जाने वाला है, तो कितने कार्बन हो जाएंगे फिर 4, तो क्या बनेगा यहां पे ब्यूटेन, ठीक है। ये रहा यहां तक का केमिकल रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि ROH, यानी हम उस रिएक्शन की बात कर रहे हैं जिसमें ROH में जो कंप्लीट OH है अब वो पार्टिसिपेट होगा, यानी कि वो प्रतिस्थापित हो सकता है, उसके स्थान पर कोई दूसरा समूह आएगा। तो हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं HCl, तो ये आपके पास C2H5 सिंगल बॉन्ड OH, मैं आपको ग्रुप में बता रहा हूं, ध्यान रखना, एक साथ रिएक्शन। सबसे फर्स्ट पॉइंट, यदि आप क्रिया करते हैं किसकी, HCl की, तो निश्चित रूप से यहां पर यह होगा कि ये जो OH है वो H के साथ H2O बनाएगा और Cl यहां जुड़ेगा, यानी आपको मिलता है C2H5Cl। ये हमने एथिल क्लोराइड के बनाने की विधि में देखा है, इसकी थ्योरी भी आप चाहे तो उस लेक्चर में देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास PCl5, तो जब ये PCl5 की क्रिया होगी, तो हम अब ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं पुराने लेक्चर में कि C2H5 यदि OH है, PCl5 को PCl3Cl ऐसे लिखना होगा, PCl3O के साथ जब क्रिया करेगा तो ये बनाता है POCl3, और ये जो हाइड्रोजन है ये इसके साथ बना लेता है HCl, तो बचता है C2H5 और ये एक Cl जो आके ऐड होगा, और ये बनाया आपके पास में C2H5Cl PCl5। ये लास्ट लेक्चर में काफी डेवलप हो चुका है, यहां इतने डेवलप की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। हम देखें नेक्स्ट, यदि मैं PCl3 की क्रिया करता तो भी बनता C2H5Cl। इसी तरीके से जब हम क्रिया करते ऐसे Cl2 की तो भी बनता C2H5Cl। अब बात आती है इसके बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी दे दूं। C2H5OH जब होता और इसकी क्रिया करते
O डबल बॉन्ड S, ये Cl और ये Cl। यदि ऐसा कुछ होता तो यहां पे सबसे पहले ये बनाता SO2 और ये बनता HCl, ये बनाता HCl और ये बनाता SO2, C2H5 में ये Cl मिलेगा तो C2H5 Cl बन जाता। इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट में चलते हैं। देखें HCl, PCl5, PCl3 और SOCl2, तो ये 4 रिएक्शन आपके ओल्ड रिएक्शन थे। अब एक बात आती है NH3 यानी अमोनिया का रिएक्शन, लेकिन देखें Al2O3 यानी कि अच्छा निर्जली कारक। हालांकि नेक्स्ट रिएक्शन में ZnCl2 भी अच्छा निर्जली कारक है, पर अमोनिया की क्रिया करना है हमें एथिल अल्कोहल पर, तो कुछ इस तरह से। अब अमोनिया है तो हम लिख सकते हैं इसे इस तरीके से, और यह भाग फिर से बनाएगा पानी, क्योंकि निर्जलीकरण होना तय है। ये निकलेगा तो NH2 जुड़ेगा, इसका मतलब बन गया C2H5NH2। इसको आप क्या नाम देंगे? इसको नाम देंगे आप एथिल एमीन। क्रिया कौन सी हुई वहां पर? निर्जली कारक है, मतलब ये क्रिया कौन सी हुई? निर्जलीकरण। ये हुआ NH3 Al2O3 और 523 अंश। तो ये एथिलेमिन बनाने की विधि है। तो जब हम नाइट्रोजन युक्त यौगिक पढ़ेंगे, हमारा ऑर्गेनिक का लास्ट पार्ट होगा, वहां पे पुनः ये रिएक्शन आएगा, जहां पे आएगा एथिलेमिन बनाने की विधि कौन सी है। यहां केमिकल रिएक्शन के लिए है, वहां पे ये होगी बनाने की विधि। और उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट दिया है आपका, ये अमोनिया ZnCl2, सॉरी यहां 630 है, यहां पर ले ले आप 630। यही सेम रिएक्शन होगा बस ZnCl2 और 523 पर। अब ये सेम रिएक्शन होगा और सेम कंटेंट यहां बनने वाला है, यानी C2H5NH2। केवल ये बताया गया कि दो अलग अलग उपस्थितियों में यह क्रिया संभव है। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये जो पॉइंट नंबर सेकंड, आपको ये लग रहा होगा कि ये जो पॉइंट नंबर सेकंड है, ये आंसर है थोड़ा सा फास्ट हुआ है। एक्चुअली फास्ट नहीं है, ये ऑलरेडी हम इसके पहले कर चुके हैं। जब हमने एल्किल हैलाइड बनाने की विधि पढ़े थे, मोनो हेलोएल्केन बनाने की विधि पढ़े हैं, वहां पे आप उस वीडियो को एक बार वॉच करेंगे तो ये कंप्लीट आंसर आपको चूंकि वहां मिल जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे इसके पार्ट नंबर थर्ड को, जिसमें कि ROH दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं। अब हम देखते हैं हमारा आंसर नंबर 3 यहां पे, यानी हम उन रिएक्शंस की बात करेंगे जिसमें एथिल अल्कोहल या एल्किल अल्कोहल में R भी भाग लेगा और OH भी भाग लेगा। तो उसमें सबसे पहला है जो R31, जिसमें आप देख रहे हैं वो है निर्जलीकरण। अब आता है निर्जलीकरण, नाम से ही लगता है कि निर्जल मतलब बिना जल का बना देना, यानी पानी इसमें से निकालना है स्पेशली। तो कोई ऐसा होना जो पानी निकालेगा, तो सांद्र H2SO4 से बेहतर कुछ नहीं। तो यहां लिखेंगे किस पे क्रिया? यहां लिखेंगे C2 पर कंसंट्रेट H2SO4 की क्रिया से कौन सी विधि? निर्जलीकरण द्वारा क्या प्राप्त होगा? एथीन प्राप्त होता। ठीक है, कैसे प्राप्त होगा हम देखते हैं। यहां पर कंसंट्रेट H2SO4 यानी सांद्र H2SO4, यहां का जो OH है, बात को समझना, यहां का जो OH, क्योंकि दोनों भाग लेना चाहिए बोला, तो यहां का OH भाग लेगा और यहां का एक H भाग लेगा। तो ये जैसे ही लिया तो इसने क्या निकाला? पानी। अब बच क्या रहा है, गौर से देखें, HCH और ये H, तो बीच में कौन सा बंद आ गया देखो,
डबल आ गया भाई, इसका OH निकला, एक बंद यहां खाली हुआ, इसका H निकला, एक बंद यहां खाली हुआ, तो ये बीच वाले सिंगल को तो डबल बनना ही पड़ेगा ना संतुलन बनाए रखने के लिए। तो आपको एथीन मिला कि नहीं मिला? तो कहने का मतलब है कि एथिल अल्कोहल पर यदि हम सांद्र H2SO4 मिलाते हैं तो निर्जलीकरण की क्रिया होती है, जल का अणु निकल जाता है और क्या प्राप्त होता है? आपको एथीन प्राप्त होता है। ठीक है, यह है पॉइंट नंबर 31। फिर हम आते हैं अपने पॉइंट इसमें, और ये बहुत ही स्पेशल पॉइंट है आपका ऑक्सीडेशन। अब हम देखते हैं ऑक्सीकरण। ठीक, एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण क्या होगा? तो आप देखेंगे कि ये आपके पास अब आपको ऑक्सीकरण करना है तो कोई उपस्थिति होना। तो मान लें K2Cr2O7 प्लस कंसंट्रेट H2SO4। ठीक, इसके द्वारा आप क्या कर रहे हैं? क्रिया। जब आप क्रिया करेंगे तो ये K2Cr2O7 जब सांद्र H2SO पर मिलता है तो ये नवजात ऑक्सीजन बनाता है। क्या बनाता है? सबसे पहले, और नवजात ऑक्सीजन जो बनता है वो अब यहां पे काम करेगा। और आप जानते हैं कि ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, ये दोनों ही अपचयन। हाइड्रोजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का अपचयन या ऑक्सीकरण। क्या ऑक्सीकरण का मतलब क्या? ऑक्सीजन आके जुड़ जाए या हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन को निकाल लिया ना इसने, ये निकाल लिया। देखिए क्या बन गया? H2, और बच क्या रहा है अब? CH3। और गौर से देखो, इसको अगर जमा के लिखना चाहूं तो CH। इसका यह मतलब है कि अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या मिला आपको? एल्डिहाइड मिला। तो अगले अध्याय का नाम ही है एल्डिहाइड कीटोन, तो वहां बनाने की विधि तो पढ़ेंगे ही अपन, सेम रिएक्शन आएगा। तो अल्कोहल का K2Cr2O7 प्लस कंसंट्रेट H2SO4 द्वारा जब क्रिया कराई जाती है तो उसमें एक नवजात ऑक्सीजन बनता है, और वो नवजात ऑक्सीजन क्या करेगा? अल्कोहल को एल्डिहाइड में परिवर्तित कर देगा। और भी करेगा आगे देखो, अगर ज्यादा ऑक्सीजन मिल गया तो इस CHO में जाके जुड़ जाएगा और ये बनाएगा COOH, और ये बन गया एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल बनाने की जब विधि पढ़ोगे तब भी आप इसी विधि को जैसे का वैसा पढ़ोगे। तो यहां हम क्या लिख दें? ये पॉइंट नंबर क्या था? R32 C2H5OH पर K2Cr2O7 प्लस सांद्र H2SO4 मिलाने पर उनके द्वारा उत्पन्न नवजात ऑक्सीजन, उनके द्वारा उत्पन्न नवजात ऑक्सीजन ऑक्सीकरण क्रिया करता है, ऑक्सीकरण क्रिया करता है, एवं क्या बनेगा? एसिटिल्डिहाइड व एसिटिक अम्ल बनाता है। कोई तकलीफ? ये हुआ आपका आंसर नंबर 32। और अब हम देखते हैं विहाइड्रोजनीकरण। तो हम यहां देख लेते हैं साथ ही साथ R33 विहाइड्रोजनीकरण। तो यहां पे बात समझ लें, हाइड्रोजनीकरण का क्या मतलब होता है? कि हाइड्रोजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजनीकरण है हाइड्रोजन, और विहाइड्रोजनीकरण यानी निकलना। अगर गौर से आप देखो, ये जो ऊपर रिएक्शन किए थे तो क्या इसमें से हाइड्रोजन नहीं निकल रहा था?
भले वो H2 के O के साथ H2O बना रहा होगा, पर यहां से क्या निकल रहा था बताओ? तो इसको भी तो हाइड्रोजनीकरण कह सकते हैं। और हाइड्रोजनीकरण यानी सॉरी विहाइड्रोजनीकरण, तो यहां से निकल रहा है। बस अगला रिएक्शन में यह अंतर है कि यहां से जो हाइड्रोजन निकला है वो ऑक्सीजन के साथ क्या बना रहा है? पानी बना रहा है। और एल्डिहाइड के बाद क्या बन जाता है? एसिड। अगले रिएक्शन में एक अंतर है, यह सोचा गया कि भाई एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाता है किस में? एसिड में। हमको एसिड नहीं बनाना है, केवल क्या बनाना है? एल्डिहाइड। ठीक, तो क्या करना है, बात को समझना। तो फिर आपको क्या करना है? एथिल अल्कोहल की वाष्प को क्या करना है आपको? पहले क्या बदलना पड़ेगा? वाष्प को 300 अंश सेल्सियस ताप पर रक्त तप्त कॉपर की जाली में प्रवाहित करने से, देखो क्या करना है, एक पात्र में आपको अल्कोहल को गर्म करना है, उसकी वाष्प तैयार कर लेना है, और उस वाष्प को एक नली के माध्यम से, एक ऐसी जाली होनी चाहिए जो तांबे की हो, तांबे की प्लेट हो और छोटे 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 क्या हो, गड्ढे हो, तांबे की जाली। लेकिन वो तांबे की जाली 300 सेल्सियस पे गर्म होना चाहिए, तो एकदम लाल दिखेगी, बिल्कुल लाल नीली। तो वो वाष्प जब आएगी ना उस जाली से, तो वो क्या करेगा, जो कॉपर है उस हाइड्रोजन को खींच लेगा, अधिशोषित कर लेगा। देखो HC2H5OH की वाष्प को 300 सेल्सियस ताप पर रक्त तप कॉपर की जाली, वाष्प नहीं, वाष्प को कॉपर की जाली में प्रवाहित करने से कौन सी क्रिया होती है? विहाइड्रोजनीकरण द्वारा। विहाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन निकल गया, लेकिन ये हाइड्रोजन निकला है वो H2 बन के गायब हुआ है, H2O नहीं बना है। पहले ऑक्सीजन था तो अलग बात थी, लेकिन अब H2O नहीं बना, क्या बना? H2। और कहां गया है? कॉपर के चारों ओर ही ऊपर अधिशोषित हो गया है, चिपक गया है, जो हम सतह रसायन में पढ़ेंगे कि अधिशोषण क्या होता है। यानी ये कोई पदार्थ है ना, कोई चीज आके जुड़ा, एक क्रिया किया, तो केवल उसके बाहरी पृष्ठ पे क्रिया करे तो वो सतह रसायन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे अधिशोषण के नाम से, ये अंदर तक के नहीं जाता। देखें, विहाइड्रोजनीकरण द्वारा क्या मिलता है? एसीटिल्डिहाइड, एसीटिल्डिहाइड प्राप्त होता है। और रिएक्शन कैसे बनाएंगे आप? बहुत सिंपल है, ये ऑक्सीजन नहीं है यहां पे, नहीं भूल जाओ, ये जो बना तो H और H क्या बना लेगा यहां पे? H2, और यहां पे इसके स्थान पे क्या लिख दूंगा मैं? तांबा। यानी रिएक्शन अगर मैं लिखना चाहूं तो कुछ इस तरह से, ये तांबा 300 सेल्सियस और ये दोनों H निकल के यहां क्या बनाए? H2, और प्लस क्या बन गया? ये CH3CHO। ठीक, ये ध्यान रखें। पर यहां समझना, ये H2 कहां गया, इस H2 क्या हुआ है आपको पता रहे, कंपटीशन एग्जाम में पूछ लेता है। अधिशोषित काय पे? कॉपर पर। किस पे अधिशोषित हुआ? ये अधिशोषित किस पे हुआ? कॉपर पर। छोटी छोटी बातों का बड़ा मायने है, ध्यान रखना, केवल आंसर बनना ही सब कुछ नहीं होता। ये आपका R33 क्लियर है? तो आप इन दोनों में डिफरेंस समझ गए ना, इसमें भी H2 निकला था, इसमें भी H2, पर इस H2O के साथ H2O बना के निकला है, जबकि यहां पे केवल H2 निकला है। वो H2O बना के बाहर हुआ है, यहां H2 कॉपर पर ही क्या हुआ है? अधिशोषित हुआ है। ठीक, ये अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर R34। देखें,
अब अपने पास जो है R34 यानी क्लोरीनीकरण, तो इस क्लोरीनीकरण पे वैसे वास्तव में यहां पे मैं एक स्टार लगा देता हूं और नोट लिख देता हूं, इसमें केवल R भाग लेगा। R का मतलब समझ रहे हो ना, एल्किल समूह। देखें यहां पर क्लोरीनीकरण की दो प्रोसेस कर दें। सबसे पहले क्लोरीनीकरण करेंगे अंधेरे कमरे में, और एक कर दें हम कहां, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। अब समझें, जब हम कहां करेंगे अंधेरे कमरे में, तो ये हुआ पहले थोड़ा बहुत क्लोरीन, ये क्लोरीन हुआ, तो इस क्लोरीन ने क्या किया, इस हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया, और प्रतिस्थापित किया तो दूसरा क्लोरीन आके यहां पे जुड़ गया, तो क्या बनेगा, CCOH, ये CH, कोई दिक्कत। तो क्लोरीन क्या करते हैं, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित अंधेरे कमरे में। लेकिन अगर यही घटना कहां होती, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, तो ये क्रिया कैसी हो जाती, क्योंकि सूर्य महाराज से जो किरणें आती और उसमें जो E बराबर एच न्यू काय की ऊर्जा है, ये फोटान की ऊर्जा इन अणुओं को मिलती, तो ये क्या करता, C2H5OH, ये जितने भी हैं, ये 5 हाइड्रोजन, पांचों को पूरा हटा देता, 5 HCl बना देता, और बन जाता C2Cl5CHO, और 5 अणु काय के बन गए। अब ये क्या होता, सॉरी यार, ये OH, तो ये क्या बन गया, जब पूरे ही हाइड्रोजन हट जाते हैं तो उसको पर क्लोरो बोलते हैं। पर क्लोरो, और पुराना नाम बोलना पड़ता है, तो पर क्लोरो क्या था बताओ, ये एथिल अल्कोहल, तो इसका जो नाम होगा वो नाम क्या हो जाएगा, पर क्लोरो एथिल। क्लियर है वाली बात। तो फाइनली यहां पे आप लिखेंगे ऐसे, क्लोरीनीकरण यदि हम अंधेरे कमरे में करते हैं तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होता है, लेकिन यदि हम इसे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं तो एल्किल समूह के जितने हाइड्रोजन हैं वो सारे प्रतिस्थापित हो जाते हैं, और हमें प्राप्त होता है पर क्लोरो एथिल एल्कोहल। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि एथिल अल्कोहल के केमिकल रिएक्शन, और यह बात ध्यान रखना है, जब मैं आपको इसका माइंड मैप बनाने कहूंगा तो उस सिचुएशन में ये जो लगभग हमारा पौन घंटे का लेक्चर है, ये मुश्किल से कन्वर्ट हो जाना चाहिए 2 से 3 मिनट में, यानी 2 से 3 मिनट में ये सारे आंसर आपको बनने ही चाहिए, ये लिखना है। ठीक, तो स्टूडेंट्स एक बार हम क्यों ना इसकी समरी देख लें कि हमने जो एथिल अल्कोहल बनाने के जो केमिकल रिएक्शंस देखा है, इसकी एक समरी ये देखते हैं कि कितना आपको ये लर्न है। तो जब भी आप इसको एक बार कंप्लीट नोट्स बना लें, उसके बाद एक बार ऐसा जरूर ट्राई करें, इस चार्ट के माध्यम से ट्राई करें कि आपको वो चीज बनती है या नहीं। देखें, सोडियम की जब इससे क्रिया होती थी तो हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होता था, और हम ये जानते थे कि हमारे पास बनता था सोडियम एथॉक्साइड। जब कार्बोनिल अम्ल की क्रिया होती थी तो 2 लेवल था, आपको याद हो तो C2H5HSO4 एक डायग्राम ये बनता था, और दूसरा था C2H5 होल ट्वाइस SO4, ये होता था 0 अंश सेल्सियस पे, ये होता था 25 से 30 अंश सेल्सियस पर। फिर बात आती है एसिटल क्लोराइड की, तो ये क्रिया थी एस्टरीकरण, जिसमें CH3COOCH3 बनता था, इस क्रिया को हम कहते थे एस्टरीकरण। इसके बाद मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यहां पे OH प्रतिस्थापित होता था, और फाइनली जब एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की बात आती थी तो ऐसी स्थिति में OH हटता था और उसके स्थान पे क्या आना चाहिए था, तब यहां बनता था आपके पास में C2H5MgBr। सबसे पहले ये स्टार्टअप में जुड़ता था और ये बाद में हट जाता था, फिर सेम होता था आपका इसमें। अब बात यहां एल्केन बनते थे,
यदि आपके पास में मैथिल है तो प्रोपेन और एथिल होगा तो ब्यूटेन। तो फाइनली यहां पे एक शॉर्ट में अगर हम लिखें तो यहां C3H8 और यहां बनता था C4H10। अब बात आती है R21। HCl से लेके यहां तक ये जो चारों रिएक्शंस हैं R21, 22, 23, 24 ये सब है एल्किल हैलाइड बनाने की विधि। तो इनमें बनता था C2H5Cl और जबकि एमीन के साथ जब क्रिया होती थी तो आपको याद होगा OH जो है H NH2 ये हट करके NH2 आता था और इन दोनों में प्राप्त होता था C2H5NH2। फिर बात आई थी निर्जलीकरण की। हम ये बात जानते हैं कि निर्जलीकरण में OH और H दोनों हटते थे और आपको यहां प्राप्त होता था एथीन। 3 की हम बात करेंगे ऑक्सीकरण। तो ये ऑक्सीकरण जो K2Cr2O7 प्लस H2SO4 से जो नवजात ऑक्सीजन मिलता था वो 2 हाइड्रोजन को हटा देता था और यहां पर प्राप्त होता था पहले तो एसिटिल्डिहाइड और उसके बाद बन जाता था वो एसिड। और फिर हम देखेंगे विहाइड्रोजनीकरण जिसमें आपने देखा था कि अल्कोहल की वाष्प को गर्म करते थे, कॉपर पे प्रवाहित करते थे 300 अंश सेल्सियस पे, विहाइड्रोजनीकरण की क्रिया होती थी और यहां पर बनता था एल्डिहाइड। और जबकि क्लोरीकरण 2 प्रकार से होता था, एक अंधेरे कमरे में और दूसरा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। अंधेरे कमरे में एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होगा जबकि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कंप्लीट। तो इसके 2 पार्ट थे, एक में आपके पास मालूम है कि यहां एक ही Cl आया था और जबकि दूसरे में यह है कि जितने भी यहां हाइड्रोजन थे वो सब कन्वर्ट हो गए थे किसमें, Cl में। इसका नाम था पर क्लोरो एथिल अल्कोहल। तो मुश्किल से 2 मिनट में आप इस चार्ट के माध्यम से, पूरी उम्मीद है कि लेक्चर कंप्लीट होने के बाद, नोट्स बनाने के बाद, मैंने ये जो प्रैक्टिस सेशन बताया है ये माइंड मैप बनाने का यही तो तरीका है। एक बार डेवलप पढ़ें फिर शॉर्ट पे आ जाएं और बिल्कुल उसका एक रस निकाल लें और इस रस को अपना जो आपका माइंड मैप बनेगा जो हमने लास्ट लेक्चर में बताया था वो माइंड मैप में आप इसको सेट कर लें। और ऐसे टॉपिक जो कि हमारे आधा पौन घंटा 1 घंटा चलते हैं आप उसको कन्वर्ट करें 2 मिनट में। थैंक्स।